गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे क्लास 6 का जो है एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 11 द मून, चांद या फिर चंद्रमा। एएमयू जेएमआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी बच्चे रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट सिक्स नाइन्थ की जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट की, यहाँ पर आप आराम से जाकर तैयारी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। और सिर्फ एएमयू जेएमआई वाले नहीं, जो भी ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट टू 10th लेवल का जो है आता है, तो वहाँ क्लास 6 की 7th की 8th की वो एनसीईआरटी की तैयारी करते हैं साइंस वगैरह की, वो भी आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैं एक टीचर हूँ और सोशल वर्क कर रहा हूँ। मैं टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा जो यूट्यूब पर चैनल है, जिस पर फ्री क्लासेस मिलती हैं फर्स्ट टू 10th लेवल की स्कूल की, और जो है साथ के साथ कॉम्पिटिशन लेवल की, यहाँ पे फर्स्ट टू 10th का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मून, चाँद, सब ने देखा है। द मून मूव्स राउंड द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सबको मालूम है। द मून कंप्लीट द रेवोल्यूशन राउंड द अर्थ इन 27.3 डेज। याद रखिएगा इस चीज़ को, 27 दिन और 3 घंटे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है इतने दिनों में। क्वेश्चन अगर बनता है तो याद रखिएगा। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून। एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। डीपली पढ़िए, अपने आप पे कंपटीशन को हावी ना होने दें, अपना 100% दें, बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। मून इज़ मच स्मॉलर देन द सन। मून जो है सन से बहुत 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 छोटा है। तो कितने सारे क्वेश्चन बने। अर्थ के राउंड करता है मून, दूसरा नेचुरल सैटेलाइट है, 27.3 डेज में जो है क्या है वो अपनी जो है एक रिवोल्यूशन पूरा करता है। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं एमसीक्यू में से। बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यू में बन जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है एमसीक्यू में आती है, और नहीं आती तो नॉलेज के लिए सो फार सो गुड। और इसके अलावा भी कुछ अगर चीज़ इन चैप्टर्स में रह जाती है तो क्विक रिवीजन के नाम से भी मैंने ये एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, 6 क्लास की। वहाँ भी आप जाके पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहाँ पढ़ सकते हैं। और एमसीक्यू लगाए हुए हैं एक प्लेलिस्ट में, तो 3 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, क्विक रिवीजन और इसके साथ साथ एमसीक्यू। फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, हर किसी के पास कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है, और कोई ऐसी जगह रह रहा है जिससे कोचिंग बहुत दूर है, तो वो जो नहीं जा पाता, तो ऑनलाइन फ्री क्लासेस से आप आराम से कर लीजिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट फर्स्ट टू 10th क्लास के आपको मिलेंगे, ठीक है। और कंपटीशन क्लास के भी यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे जो बहुत ऊपर लेवल तक आपके काम आएंगे। तो मैं अंशु सर थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मिल के जो है सब ठीक हो जाएगा। और आई होप आप लोगों की हेल्प होगी। और अगर आपका नंबर आता है मेरे नोट्स की वजह से, मेरी वजह से, तो मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा, मुझे खुशी मिलेगी। और जो अलीगढ़ में रहते हैं मुझसे आके मिल सकते हैं कांटेक्ट करके मुझसे, तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे पास मिलने आएंगे मुझसे। तो चलिए आगे देखते हैं। सरफेस ऑफ द मून, चंद्रमा की सतह। जो सरफेस होता है, जैसे हमारे अर्थ पे हम रह रहे हैं तो उसकी सरफेस है, जिसे हम क्या कहते हैं बताइए। इससे पहले पढ़ाया था हमने रॉक्स एंड मिनरल्स में, क्रस्ट। ऐसे ही सरफेस ऑफ द मून है, चंद्रमा की सतह है, उसके बारे में देखेंगे। द सरफेस ऑफ द मून इज़ रफ एंड अनइवन। चंद्रमा की सतह ऊबड़ खाबड़ है और असमान है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है। इट हैज़ ए ग्रेट प्लेन्स एंड बिग माउंटेन्स। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े विशाल मैदान हैं और जो है बड़े बड़े पहाड़ हैं। द क्रेटर्स on the moon were formed when the lumps of the rocks and iron called meteoroids crashed into the moon surface। वहाँ पे मेटेरोइड्स वगैरह गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ गड्ढे हुए। चंद्रमा पर गड्ढे तब बने जब चट्टानों और लोहे के टुकड़े जिन्हें उल्कापिंड कहा जाता है, वो चंद्रमा की सतह से टकराए, तो उनकी वजह से बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हैं यहाँ पे। और जो है उसकी वजह से जो है, जिन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं, उन गड्ढों को। इज़ देयर एनी लाइफ ऑन द मून? क्या मून पे लाइफ है? हम चले तो कई बार गए, हम नहीं, मतलब एस्ट्रोनॉट्स वगैरह कई लोग पहुँचे हैं मून पे। क्या सौभाग्य रहा होगा उन लोगों को, जब चंद्रमा पर उन्होंने जो है, जहाँ से हम देखते हैं चंदा मामा कहते हैं, कभी चंद्रमा कहते हैं, बहुत से लोग अलग अलग नाम से उन्हें जानते हैं। तो क्या चंद्रमा पर जीवन है? देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून एंड हिज नो वाटर एंड एयर। जी नहीं, वहाँ पर मून पर जो है लाइफ नहीं है, ना पानी है और ना ही हवा है। चंद्रमा पर कोई भी जीवन नहीं है क्योंकि वहाँ पानी और हवा नहीं है। एज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारा एटमॉस्फेयर है, इससे पहले चैप्टर पढ़ा था हमने एटमॉस्फेयर, एयर एंड और अराउंड अस वाला। तो हमारे एटमॉस्फेयर थी, बहुत सारी लेयर्स थी, हम जहाँ रह रहे हैं ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में, तो वहाँ पे ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सॉरी, दो नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सनरेज की जो डायरेक्टली जो रेज आती हैं, तो उनसे भी प्रोटेक्शन हमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है। द साइड ऑफ द मून फेसिंग द सन इज़ वेरी हॉट। सन का फेस डायरेक्टली पड़ता है तो बहुत गर्मी है। एंड द साइड वे अवे फ्रॉम इट्स वेरी कोल्ड। और जहाँ नहीं पड़ता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है।
ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर नो साउंड कैन बी हियर्ड ऑन इट। अगर आप दूर दूर खड़े हुए हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो आप कितने भी चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, थोड़ा दूर जो खड़ा हुआ उससे आपकी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि साउंड ट्रेवल करता है किसके, एयर के थ्रू। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर नो साउंड कैन बी हियर्ड ऑन इट, ये हो गया। हाँ, फिफ्थ पॉइंट, ऑन जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन बिकेम द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्विन एल्ड्रिन दोनों जो चंद्रमा पर इन्होंने कदम रखा था। सबसे पहले जो कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है एडविन एल्ड्रिन ने। देयर वर कैरिड ऑन द मून बाय अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट। अपोलो 11 स्पेस क्राफ्ट यान द्वारा चंद्रमा पर ले जाया गया। ये जो है याद रखिएगा, अपोलो जो है स्पेस क्राफ्ट जो है, ठीक है, देयर वर कैरिड ऑन द मून। द मून्स ग्रेविटेशनल पुल, चंद्रमा और गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है और जो मून की ग्रेविटी है वो एक दूसरे को क्या है, खींचती है, जिसकी वजह से मून जो है क्या कह रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है अर्थ पे। और रिवोल्यूशन रोटेशन में क्या अंतर है वो मैं बता दूंगा आपको। रोटेशन मतलब होता है अपनी ही जगह पर घूमना, एक्सेस माने होता है वो पॉइंट जिस जगह अपनी जगह घूम रही है, जैसे पृथ्वी है अपनी जगह घूम रही है, और रिवोल्यूशन माने आगे की तरफ घूम रही है, यानी घूम तो रही है, रोटेशन भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है, तो उसे हम कहेंगे जो अपनी जगह पॉइंट जो है उसे एक्सेस, ठीक है, जो घूमना है उसे रोटेशन, और आगे बढ़ रही है उसे रिवॉल्यूशन। याद रखिएगा तीनों में, अपनी जगह पॉइंट है एक्सेस, वहीं घूम रही है उसे रोटेशन, और आगे बढ़ रही है उसे रिवॉल्यूशन। The object that would be the moon's gravity is 1/6 of the gravity of the earth। चंद्रमा पर जो ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से छठा हिस्सा है। The object that would be too heavy for you lift on the earth would be easy to you to lift on the moon। जो ऑब्जेक्ट धरती पर बहुत भारी है, मान लो जो ऑब्जेक्ट यहाँ मान लीजिए 30 किलो का होगा, तो वो वहाँ पर जो 5 किलो का ही होगा चंद्रमा पर, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी जो कि 1/6 है। द अर्थ एंड द मून पुल ईच अदर। अर्थ और मून जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं। द मून पुल्स इज मच बिगर बट इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज टाइड। मून की ग्रेविटेशनल फोर्स और उसकी वजह से ही जो ओशियंस में जो है क्या है, लहरें आपको दिखाई देती हैं, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। द मून्स एंड द टाइड्स, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, मून है, ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का, जिसकी वजह से हाई टाइड और लो टाइड जो समुद्र में दिखाई देती हैं। मून इज़ मच फार्दर अवे देन शोन। नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशन। ये हम सबको मालूम है, अर्थ जो है 3/4 में जो पानी है। एवरी डे वेयर द ओशंस मीट्स द लैंड, जब जब जो है तैरते हुए लैंड से जो है ओशन मिलता है, द वाटर लेवल राइजेज एंड फॉल, राइज होती हैं वाटर लेवल और फॉल होता है। द रिदमिक राइजिंग एंड फॉलिंग मूवमेंट ऑफ द ओशियन, उन्हीं को हम जो है टाइड्स कहते हैं, लहर कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द सन एंड द मून कंबाइन टू पुल ऑन अर्थ वाटर कॉजिंग द टाइड्स, ठीक है। तो सूर्य का जो और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, मिलकर दोनों मिलकर पृथ्वी के पानी को क्या करते हैं, खींचते हैं और ज्वार भाटा लेके आते हैं। सिंस द मून इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, मून ज़्यादा पास है सन के हिसाब से, सन दूर है और मून जो पास है धरती के। एंड देन द सन, द मून पुल्स ऑन वाटर इज मच मोर देन दैट ऑफ द सन। द मून एंड द टाइड्स, चंद्रमा और ज्वार। द वाटर ऑफ सीज ओशियन ऑन द साइड्स ऑफ अर्थ फेसिंग द मून इज अट्रैक्टेड अपवर्ड एंड कॉज हाई टाइड। पृथ्वी के चंद्रमा की ओर मुख किए हुए भाग पर जो सबसे ज़्यादा महासागर का पानी जो ऊपर की तरफ आकर्षित होता है, जिस तरफ जो चंद्रमा का जो फेस है, ठीक है, वहाँ का जो वाटर लेवल है वो थोड़ा हाई रहता है। इन द एरियाज बिटवीन द टू हाई टाइड्स द वाटर फ्लोज लो टाइड्स बिकॉज द वाटर हैज़ मूव्ड टू रीजन ऑफ हाई टाइड। दो उच्च ज्वारों के बीच के क्षेत्रों में पानी कम ज्वार बनाता है, ठीक है, क्योंकि पानी उच्च ज्वार पे चला गया है। एवरी डे द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज टू हाई एंड टू लो टाइड्स। हर दिन पृथ्वी के घूमने की वजह से दो ज्वार जो है हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं। द टाइड्स ऑफ द ओशियंस वेरी विद द फेस ऑफ द मून। जो हाई टाइड्स जो होती हैं वो मून के फेस पे डिपेंड करता है, जिस तरफ मून का फेस होता है वहाँ हाई टाइड्स होती हैं, जिस तरफ फेस कम है वहाँ लो टाइड्स होती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। द हाईएस्ट टाइड्स ऑकर एट द टाइम ऑफ द मून एंड द फुल मून। सबसे अधिक ज्वार अमावस्या वाले दिन, न्यू मून वाले दिन और फुल मून वाले दिन होता है। द फेस ऑफ द मून, चंद्रमा का चरण। वी कैन सी द मून इन द स्काई बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट
ऑफ द सन। हम आकाश में चंद्रमा को देख सकते हैं क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, कि सूरज की जो सनलाइट है, सन की जो सनलाइट है उसकी वजह से चंद्रमा हमें दिखाई देता है। व्हेन द मून लाइज बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जब चंद्रमा घूमते हुए अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो सूरज हमें दिखाई नहीं देगा धरती से। द साइड फेसिंग अस इन द डार्कनेस वी कैन नॉट सी एट ऑल द कॉल्ड द न्यू मून, उसे हम न्यू मून कहते हैं, इसे हम नया चंद्रमा कहा जाता है। व्हेन द मून इज ऑन द फार साइड ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन वी सी ऑल ऑफ वन साइड लिट अप वी कॉल द फुल मून। जब चंद्रमा सूर्य से पृथ्वी के दूर वाले भाग पर होता है, बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो उसे हम जो है पूर्ण चंद्रमा कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, फुल मून कब कहते हैं और न्यू मून कब कहते हैं। जैसे कि आपको देख भी रखा होगा, डार्कनेस वाला न्यू मून है और इधर जो फुल मून है, और हर एक चीज़ का वो जो दे रखा है। थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर। फ्रॉम द अर्थ द मून में सीम टू चेंज द शेप, मून जो है शेप अपनी चेंज करता रहता है दिन ब दिन, बट इन फैक्ट इट इज़ ऑलवेज राउंड। कहा जाए तो वो ऑलवेज राउंड रहता है, लेकिन सन की जितनी रेस पड़ती हैं ना उतना वो हमें दिखाई देता है, जितनी नहीं पड़ती तो वो कम दिखाई देता है। ये हमेशा गोल होता है। इसके आकार में होने वाले परिवर्तनों को चंद्रमा का चरण कहा जाता है। इसी को जो है फेस ऑफ मून कहते हैं। अब हम बात करेंगे ल्यूनर फेसेस की, चंद्रमा का चरण। द मून शेप्स अपेयर टू चेंज द बिकॉज इट मूव्स अराउंड द अर्थ एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स रिसीव सनलाइट। चांद पर जो डिफरेंट जहाँ भी चंद्रमा पर जो है सूरज की किरण पड़ेगी उस हिसाब से वो हमें दिखाई देगा। वी कैन ओनली सी द पार्ट ऑफ द मून डेट इज इल्यूमिनेटेड बाय द सन विच क्रिएट द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून। इस चीज़ को याद रखिएगा। दीज फेसेस आर ऑल्सो नोन एज ल्यूनर फेस। इन फेसेस को ल्यूनर फेस भी कहते हैं। जो चांद का बदलते हुए शेप आपको दिखाई देते हैं उन्हें हम ल्यूनर फेस कहते हैं। द साइकिल ऑफ दिस फेसेस रिपीट्स अबाउट वंस अ मंथ। हर महीने बदलती है, विच इज़ अराउंड 29.5 डेज। अब हम पढ़ेंगे न्यू मून, जिसे 0 डेज कहते हैं, ठीक है। अमावस्या वाले दिन जिसे हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है उसे हम न्यू मून कहते हैं, ठीक है। द मून इज़ नॉट विजिबल ड्यूरिंग दिस फेस। इस फेस में मून जो हमें दिखाई नहीं देता है। इट हैपन्स व्हेन द सन, मून एंड द अर्थ अलाइन। जब जो है मून जो है सूरज और जो है अर्थ के बीच में आ जाता है। वैक्सिंग क्रेसेंट मून फॉलोइंग द न्यू मून आ स्मॉल सिल्वर ऑफ द मून बिकम्स विजिबल। छोटा सा जो दिखाई देता है धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, जिसे हम वैक्सिंग क्रेसेंट कहते हैं। अमावस्या के बाद का जो चंद्रमा होता है छोटा वाला, उसे बढ़ता हुआ अर्ध चांद जिसे कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए न्यू मून, वैक्सिंग मून, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिवर्स, फुल मून, ठीक है। फिर वैनिंग गिवर्स, फिर धीरे धीरे कम होता है वो चीज़, फिर थर्ड क्वार्टर में जाता है, फिर वैनिंग क्रेसेंट वापस आता है और फिर न्यू मून। ये चीज़ चलती रहती है, याद रखिएगा चीज़ को। कम होता है, बढ़ता है। न्यू मून देख लिया, वैक्सिंग क्रेसेंट देख लिया, ठीक है। अब फर्स्ट क्वार्टर के बारे में पढ़ते हैं। द मून कंटिन्यूज टू मूव एंड व्हेन एग्जैक्टली हाफ, जब बिल्कुल आधा हो जाता है, जो ईद का चांद जिसे कहते हैं ऐसा दिखता है, उससे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, प्रथम तिमाही का चंद्रमा कहते हैं, याद रखिएगा। इट अपेयर्स हाफ सर्कल ऑफ द शेप। फिर होता है वैक्सिंग गिबस, बस थोड़ा सा रह जाता है पूरे चंद्रमा होने में, पूर्णिमा से कुछ दिन पहले। आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर द लिट अप पार्ट ऑफ द मून बिकम्स अ लार्जर, द फेस ऑफ कॉल्ड बिकम वैक्सिंग गिबस। न्यू बिल्कुल दिखाई नहीं देगा न्यू मून, वैक्सिंग क्रेसेंट में थोड़ा सा दिखाई देगा, फर्स्ट क्वार्टर में आधा चांद, और फिर ऐसे करके वैक्सिंग गिबस, ये एक तिमाही चांद इसे कहते हैं। और फिर है फुल मून, जो कि हर 14 दिन बाद आता है। About 2 weeks after the new moon, we have a full moon. The occurs when the moon, earth and the sun align the earth in the middle. The full moon appears as a big round circle in the night. नाइट में जो हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, जब चंद्रमा पर जो है सनलाइट पूरी अच्छी तरह से पड़ती है। फिर वैनिंग गिवर्स मून, फिर वही वापस जो कम, वो वैक्सिंग क्रेसेंट था, वैक्सिंग गिवर्स था, और वैनिंग गिवर्स धीरे धीरे कम होना, पहले बढ़ना फिर कम होना। फॉलोइंग द फुल मून द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून ग्रेजुअली डिक्रीज, फिर धीरे धीरे जो डिक्रीज होता है उसमें क्या इंक्रीज हो रहा था वैक्सिंग गिवर्स में, वैनिंग गिवर्स में क्या है डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जाता है, जिसे वैक्सिंग मून कहते हैं। इट इज स्टिल सिग्निफिकेंट बट नॉट एज अ राउंड एज अ फुल मून। फुल मून के बाद जो आधा चंद्रमा धीरे धीरे कम होता है उसके बारे में। फिर थर्ड क्वार्टर मून, ठीक है, वो फर्स्ट क्वार्टर था, ये थर्ड क्वार्टर है। न्यू मून, वैक्सिंग क्रेसेंट, फर्स्ट क्वार्टर आधा, वैक्सिंग गिवर्स, फुल मून, फिर वैनिंग गिवर्स, फिर थर्ड क्वार्टर। द थर्ड क्वार्टर मून हैपेंस व्हेन वी सी एग्जैक्टली हाफ, वो हाफ दिखाई देता है एग्जैक्टली साइड अगेन, बट इट इज़ अपोजिट कंपेयर टू द फर्स्ट क्वार्टर।
ऐसा चंद्रमा, जैसे जैसे चंद्रमा है अभी इधर की तरफ से कम दिखाई देगा, अगली तरफ जो बढ़ेगा ना वो इधर की तरफ से कम होता चला जाएगा, इधर की तरफ दिखाई देगा। जैसे कि आप शेप देख सकते हैं, उसमें क्या है इधर की तरफ दिखाई दे रहा था, फुल मून के बाद क्या है इधर की तरफ से कम हो रहा है। द फेस इज कॉल्ड वेनिंग क्रेस्केंट मून, समटाइम्स अ फेंट ग्लो द डार्क पार्ट ऑफ द मून, ठीक है। अर्थ साइन, तो ये 28 to 30 डेज में आपको दिखाई देगा इस तरह से साइकिल चलती रहती है। अब हम देखेंगे व्हाट इज एन एक्लिप्स, ग्रहण क्या होता है। दो ग्रहण आपने सुने होंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द अर्थ, हम सबको पता है सूरज से सीधी रोशनी जो है धरती पर आती है, लेकिन बीच में अगर चांद आ जाए, ठीक है, और रोशनी रुक जाए सूरज की धरती पे आने से, तो धरती पे क्या होगा, डार्कनेस हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा। तो अब हम पढ़ते हैं व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द अर्थ ऑन द मून देयर शैडोज आर फॉर्म्ड एंड दे कॉजेज एक्लिप्स। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी और चंद्रमा पर पड़ती है तो उनकी छाया बनती है, उसे हम ग्रहण कहते हैं, उसे हम एक्लिप्स कहते हैं। एट द टाइम ऑफ द एक्लिप्स द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन द स्ट्रेट लाइन। एक्लिप्स के दौरान ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं, याद रखिएगा। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब मून चंद्रमा जो है धरती और सूरज के बीच में आ जाता है, इस केस में द मून विल कास्ट इट्स शैडो, तो मून पे जो है जो शैडो है वो अर्थ पे शैडो पड़ती है। एंड द पीपल ऑन द अर्थ विल नॉट सी द सन, उस समय जो सूरज हमें दिखाई नहीं देता है एट ऑल, इट इज़ कॉल्ड अ टोटल सोलर एक्लिप्स। उससे हम टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं, उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ऊपर की तरफ छोटा सा इमेज है, ठीक है, अम्ब्रा बोलते हैं, मून बोलते हैं, पेनम्ब्रा बोलते हैं, सन है, और नीचे भी टोटल एक्लिप्स दे रखा है, वैली विलेट वगैरह ये सब चीज़ दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। आगे पढ़ेंगे एक्लिप्स में। व्हेन द मून हाइड्स ओनली अ पार्ट ऑफ द सन इट इज़ कॉल्ड एज पार्शियल सोलर एक्लिप्स। सो एक्लिप्स द सन इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स, इट इज़ ऑकर ऑन द न्यू मून डे, ये न्यू मून डे वाले दिन होता है। व्हेन द अर्थ कम्स, हिंदी भी दे रखी है, हिंदी पढ़ते जाइएगा आप आराम से। व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून, जब चंद्रमा और सूरज के बीच में धरती आ जाती है तो सूरज की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है, तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। क्योंकि चंद्रमा हमें दिखाई क्यों देता है, क्योंकि सन की रोशनी की वजह से। स्टार हमें क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि सन की रोशनी की वजह से उन पर पड़ती है। तो उस समय क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, जिसे हम ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। व्हेन द मून इज पार्शियली हिडन बाय द डार्क शैडो ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड अ पार्शियली ल्यूनर एक्लिप्स, उसे हम ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। क्योंकि सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है और धरती की परछाई सारी चंद्रमा पर जाती है, तो वो परछाई की वजह से चंद्रमा में दिखाई नहीं देता है। ये फुल मून डे वाले दिन होता है, वो न्यू मून डे वाले दिन होता है। ध्यान रखिएगा दोनों ही चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ल्यूनर एक्लिप्स कब पड़ता है, फुल मून डे वाले दिन, सोलर एक्लिप्स कब पड़ता है, ठीक है, फुल मून डे वाले दिन, ये सब याद रखिएगा। और कौन किसके बीच में आ जाता है, धरती बीच में आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण पड़ेगा, ल्यूनर एक्लिप्स। अगर चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो टोटल सोलर एक्लिप्स पड़ेगा। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा आप है। आगे हम देखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो मानव निर्मित सैटेलाइट्स हैं जो हमने बनाई हैं, ठीक है, इन्हें हम भेजते हैं अर्थ से ऊपर, ताकि बहुत सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो ऊपर से सब चीज़ों को कर पा रहे हैं हैंडल। और उसके अलावा सैटेलाइट बहुत सारी मून पे भी हमने भेज रखी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमने अभी जो है मार्स पे भेजी है सैटेलाइट। तो इस तरह से बहुत सारी सैटेलाइट है जो हमें वहाँ की जो है क्या कहती हैं, गेट टुगेदर हमें कराती रहती हैं, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह बहुत सारी नॉलेज हमें देती रहती है। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून। द अदर्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो हमने बनाई है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, विच रिवॉल्व राउंड द अर्थ, जो अर्थ के राउंड चलती रहती हैं, हमें जो खबर देती रहती हैं वेदर फोरकास्टिंग की वगैरह की, बहुत सारी चीज़ों की। द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट वॉज स्पुतनिक 1, याद रखिएगा, द फर्स्ट मैन सैटेलाइट वॉज स्पुतनिक 1, सबसे पहली सैटेलाइट हमने बनाई थी वो थी स्पुतनिक 1, जो कि भेजी गई 4 अक्टूबर 1948 में, याद रखिएगा। 4 अक्टूबर 1948, वो 1 लग गया गलती से, तो वो याद रखिएगा, आगे हिंदी में दे रखा है। इंडिया हैज़ लॉन्च मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लाइक आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसेंट, 1V। तो भारत ने बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई हैं, अब तो बहुत सारी बनाने लग गया है। आर्यभट्ट वॉज इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट, आर्यभट्ट जो है इंडिया की फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी, जो कि हमने खुद बनाई थी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं बहुत सारी, जो टीवी चैनल वगैरह, जो मोबाइल वगैरह चल रहे हैं, ये भी सैटेलाइट्स के थ्रू ही चल रहे हैं। तो सैटेलाइट्स आर हेल्पफुल इन गिविंग लाइव कवरेज वगैरह, हम उन्हीं की वजह से देख पाते हैं, और इवेंट्स हैपनिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। स्टार्स क्या होते हैं, स्टार दे आर ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग गैस, जलते हुए गोले जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तारे कहते हैं। टाइड्स राइजिंग एंड फॉलिंग मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर, लहरों का उठना घटना, उन्हें हम जो टाइड्स कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे सारा कुछ। तो ये था द मून चैप्टर, ठीक है, अलग से दे दिया। सोलर सिस्टम तो है ही है चैप्टर एक अलग, लेकिन मून को अलग से दे रखा है, तो अलग से हमने पढ़ा दिया है। तो ये था माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म पे आज का चैप्टर।
सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप बस अपनी मेहनत कीजिए, 100% दीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। अपनी तरफ से अपना पूरा गिफ्ट कीजिए। नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। और जो मिलने आना चाहे वो मिलने आ सकता है। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।